नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की वीडियो में। आज काफ़ी इम्पॉर्टेंट चैप्टर अपना कवर करने जा रहे हैं जो सीटेट का फेवरेट टॉपिक है, हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। इसके बारे में आज इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे और जानेंगे, क्योंकि हेरिडिटी और एनवायरनमेंट से सीटेट हर बार एक या दो क्वेश्चन पूछता ही पूछता है। तो एक तरीके से ये सीटेट का फेवरेट टॉपिक हो गया। यहाँ से आपको एक या दो नंबर मिलना तय है। ठीक है, तो इसको अच्छे से पढ़ेंगे और अच्छे से समझेंगे। ठीक है, कि आनुवंशिकता होती क्या है और वातावरण का कैसा प्रभाव बच्चे के जीवन में पड़ता है, या आनुवंशिकता और वातावरण दोनों का प्रभाव कैसे बच्चे के जीवन में पड़ता है, ये सारी चीज़ें समझेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। लेकिन शुरुआत करने से पहले जो लोग पहले की वीडियो नहीं देखे हैं वो जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। अभी ईवीएस की क्लास चल रही थी तो ईवीएस का अलग प्लेलिस्ट है और सीडीपी की आपकी अलग प्लेलिस्ट है। ठीक है, तो देख सकते हैं आप वहाँ से। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले समझेंगे आनुवंशिकता होती क्या है। आनुवंशिकता वो चीज़ होती है जो हमारे पूर्वजों से हमें मिली है। ठीक है, जैसे हमारे माँ बाप से उनके कुछ गुण हमारे अंदर आए हैं। ठीक, या हमारे दादा दादी के जो गुण हैं कुछ परसेंटेज या कुछ चीज़ें उनके में से हमारे अंदर आई है, एक दूसरे में से ट्रांसफ़र हुई है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में। ठीक है, यही आनुवंशिकता होती है। जैसे नाक की बनावट, कान की बनावट, चेहरे की बनावट, ठीक है, आवाज़, ठीक, आंखें, बाल, आंखें का जो कलर होता है, आंखों का जो कलर होता है, किसी का ब्राउन होता है, किसी का ब्लू होता है और मैक्सिमम ब्लैक होता है। तो अगर किसी की आंखें ब्लू है तो उनके माँ बाप में से या उनके दादा दादी में से किसी ना किसी का ब्लू कलर की आंख होती है, तभी ऐसा होता है। ठीक है, मैक्सिमम चांसेस यही है। इसी तरीके से जो शरीर की बनावट होती है, कुछ ना कुछ चीज़ें मैच होती है हमारे माँ बाप से या उनके माँ बाप से। ठीक है, मतलब कि हमारे दादा दादी से। आनुवंशिकता जो होती वो पीढ़ी दर पीढ़ी चली आती है। ठीक है, सारे 100% नहीं आती है लेकिन कुछ ना कुछ परसेंटेज जरूर आती है। आइए इसको पढ़ते हैं, इसकी डिफिनीशन क्या दी गई है उसको समझते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पे लिखा हुआ आनुवंशिकता। यहाँ पे पहला पॉइंट दिया हुआ है, माता पिता अन्य पूर्वजों के गुण का संतानों में अवतरित होना आनुवंशिकता कहलाती है। जैसा मैंने बताया है कि हमारे माँ बाप से चीज़ें हमारे अंदर ट्रांसफ़र होती है। ठीक है, उसी को आनुवंशिकता कहते हैं। सेकंड पॉइंट देखते हैं, माता पिता से पीढ़ी दर पीढ़ी, जैसा कि मैंने अभी बताया, आसानी से संचरित होने वाला मौलिक गुण आनुवंशिक गुण कहलाते हैं। चलिए अपने नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, उसको देखते हैं वो क्या कह रहा है। यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट अपना है, आनुवंशिक गुणों के संचरण की प्रक्रिया एवं उसके कारणों का अध्ययन को आनुवंशिकी कहते हैं। ठीक है, दो चीजें हैं, आनुवंशिकता और आनुवंशिकी। ठीक है, दोनों में क्या अंतर होता है इस वीडियो के लास्ट में मैं बताऊंगा। ठीक है, अभी आगे बढ़ते हैं। चलिए यहाँ पे देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट अपना क्या है। कहने का मतलब सिर्फ इतना है, जो हमें अपने माता पिता से या उनके माता पिता से, मतलब कि दादा दादी से हमारे अंदर जो चीज़ें आई हैं, ठीक है, पीढ़ी दर पीढ़ी से जो एक दूसरे में स्थानांतरित होती चली आ रही है, उसी को आनुवंशिकता कहते हैं। जैसे कि मम्मी की आंखें अगर ब्राउन है तो मैक्सिमम चांसेस होता है कि बच्चे की भी आंखें ब्राउन हो सकती है। अगर घर में कोई गुस्सा करता है तो बच्चे में भी यह संभावना हो सकता है कि वह गुस्सा करता हो। कोई घर में पहले से हंसमुख है तो उम्मीद है कि बच्चे में भी यह गुण आ सकता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें या ये सारे लक्षण जो है ये आनुवंशिकता के हैं। ठीक है, नाक, चेहरे की बनावट, यह सारी चीज़ें एक दूसरे से हस्तांतरित होती रहती हैं, मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी शिफ्ट होती रहती है। कुछ ना कुछ गुण जरूर मिलते रहते हैं एक दूसरे के माँ बाप से, बच्चों में जाता है, बच्चों से फिर उनके बच्चों में, ऐसे ये चलता चला जाता है। ठीक है, बच्चों को अपने माँ बाप से और उनको अपने माँ बाप से मिलती रहती है, इसी को आनुवंशिकता कहते हैं। ठीक है, तो मुझे लगता है कि आपको ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी कि आनुवंशिकता किसे कहते हैं। चलिए आगे देखते हैं, इसमें क्या दिया है नेक्स्ट पॉइंट अपना, उसको समझते हैं। यहाँ पे दिया है, जब आनुवंशिक गुण जैसे आँख, नाक, रंग, चिंतन, लंबाई, बुद्धि आदि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफर होते हैं तो उसी को क्या कहते हैं, आनुवंशिकता या वंशानुक्रम कहते हैं। ठीक है,
तो उसी को क्या कहते हैं, उसी को आनुवंशिकता कहते हैं या वंशानुक्रम कहते हैं। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। उम्मीद है आपको आनुवंशिकता समझ में आई होगी कि आनुवंशिकता होता क्या है। ठीक है, अब जानते हैं आनुवंशिकी के जनक कौन है। ठीक है, इसके जनक जिसको कहते हैं हम लोग मेंडल। मेंडल जो है किस चीज़ पे प्रयोग किए थे, एक क्वेश्चन ये भी आता है। तो मेंडल जो है वो मटर के दाने पे प्रयोग किए थे। ठीक है, तो यहाँ पे इनका पूरा नाम दिया गया है ग्रेगर जॉन मेंडल। ठीक है, ये एक पादरी भी थे और एक वैज्ञानिक भी थे। ठीक है, इन्हें आनुवंशिकी का जनक भी कहा जाता है। ठीक है, इन्होंने किस पे प्रयोग किया था, इन्होंने प्रयोग किया था मटर के दाने पे। ठीक है, चलिए अब आइए एक चीज़ और समझते हैं जो कि सीटेट सीधा सीधा क्वेश्चन पूछ देता है, उसी को समझते हैं। यहाँ पे जो नेक्स्ट पॉइंट है, आनुवंशिकता को स्थिर सामाजिक संरचना माना जाता है। क्वेश्चन दे देता है स्थिर माना जाता या नहीं माना जाता है। ठीक है, या अस्थिर होता है। तो क्या होता है, आनुवंशिकता जो होती है वो स्थिर होती है। स्थिर कैसे होती है, किसी की जो लंबाई है उसको आप घटा नहीं सकते हैं या उसको आप बढ़ा नहीं सकते नेचुरल तरीके से। ठीक है, किसी का नेचर आप नहीं बदल सकते। अगर कोई इंसान गुस्सा कर रहा है तो उसको आप ऐसा नहीं कर सकते कि उसको गुस्सा आए ही ना। या कोई इंसान बहुत हंसता है जो उसके नेचर में उसको पहले से मिला हुआ है, तो उसको आप गुस्सा नहीं कर सकते। ठीक है, तो किसी का बिहेवियर आप नहीं बदल सकते। ठीक, थोड़ा बहुत चेंजेस कर सकते हैं लेकिन पूरी तरीके से बिल्कुल नहीं कर सकते। किसी के इमोशंस को आप नहीं चेंज कर सकते। तो ये चीज़ें स्थिर होती हैं, इसीलिए यहाँ पे कहा गया है आनुवंशिकता को स्थिर सामाजिक संरचना माना जाता है। ठीक है, तो उम्मीद है आपको चीज़ें समझ में आ रही होगी। पॉइंट अपना है, यह एक स्थिर कारक है जिसका अर्थ है इसको बदला नहीं जा सकता। जैसे मैंने बताया अभी कि इसको चेंज नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो ये स्थिर रहेगा। चलिए अब आगे देखते हैं, नेक्स्ट पॉइंट अपना क्या दिया गया उसको समझते हैं। क्योंकि इसमें बदलाव नहीं किया जा सकता है। किसी की सोचने समझने की शक्ति को आप बदल नहीं सकते, जैसा अभी मैंने आपको बताया। ठीक है, जिसका जो नेचर है वही रहेगा। किसी की आंखें काली है तो उसको आप ब्राउन नहीं कर सकते नेचुरल तरीके से। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो है वो स्थिर होती हैं, इसको हम बदल नहीं सकते हैं। इसमें वही चीज़ आगे बताया गया है, जैसे कि यहाँ पे हाइट के बारे में, जिसकी छोटी है तो उसको आप बड़ी नहीं कर सकते और जिसकी बड़ी है उसको आप छोटी नहीं कर सकते। ये सारी चीज़ें स्थिर होती हैं। ठीक है, आनुवंशिकता को स्थिर सामाजिक संरचना माना जाता है जो हमें अपने पूर्वजों से मिला है, उसको कभी भी बदला नहीं जा सकता, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया है। चलिए अब अपने नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा, उसको समझते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, बाल विकास को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से होते हैं। तो इसके दो कारक होते हैं। ठीक है, उसको समझते हैं। तो बाल विकास को प्रभावित करने वाले कारक एक होते हैं आंतरिक, एक बाह्य कारक होता है। ठीक है, एक आंतरिक रूप से होता है और एक बाह्य कारक होता है। ठीक है, तो चलिए इसको देखते हैं दोनों क्या है। जो अपना नेक्स्ट पॉइंट है उसको देखते हैं। वंशानुगत कारक, शारीरिक कारक, बुद्धि संवेगात्मक कारक, सामाजिक कारक इत्यादि बाल विकास को प्रभावित करने वाले आंतरिक कारक हैं। मतलब जो वंशानुगत चलता है, और शारीरिक कारक जो होते हैं, संवेगात्मक कारक जो होते हैं, सामाजिक कारक जो होते हैं, ये सारे के सारे आंतरिक कारक होते हैं। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं बाह्य कारक कौन से होते हैं। चलिए समझते हैं आगे। सामाजिक आर्थिक स्थिति एवं वातावरण अन्य कारक बालक के विकास को प्रभावित करने वाले बाह्य कारक हैं। मतलब जो सामाजिक आर्थिक स्थिति और वातावरण के अन्य जो कारक हैं वो बालक के बाह्य कारक हैं। ठीक है, तो आपको समझ में आया कि आंतरिक कारक कौन से हैं और बाह्य कारक कौन से हैं। चलिए एक पॉइंट और आता है इसमें, दोनों को मिक्स करते हैं। ठीक है, उसको समझते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है, मानव व्यक्तित्व आनुवंशिकता और वातावरण के अंतःक्रिया का परिणाम होता है। ठीक है, मानव व्यक्तित्व आनुवंशिकता और वातावरण की अंतःक्रिया का, जो आनुवंशिक गुण होते हैं और जो वातावरण से हमें चीज़ें मिलती हैं सीखने को, उसका अंतःक्रिया का परिणाम होता है। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। आगे क्या है अपना, आनुवंशिकता और आनुवंशिकी दोनों में अंतर क्या होता है, इस चीज़ को समझेंगे। ठीक है, तो इसको मैं पहले आपको बता देते हैं, फिर इसमें जो लिखा है उसको पढ़ते हैं। पहले समझते हैं आनुवंशिकता क्या होता है। तो आनुवंशिकता, जैसा मैंने अभी बताया कि हमारे पूर्वजों से हमारे अंदर जो चीज़ें आती, मतलब कि
जो एक दूसरे पीढ़ी में शिफ्ट होती है। जैसे हमारे माँ बाप से हमारे अंदर चीज़ें आई हैं, ठीक है, फिर हमारे बाद हमारे बच्चों में ये चीज़ें आएंगी, फिर बच्चों के बच्चों में आएंगी। या इसको उल्टा भी समझ सकते हैं, हमारे माँ बाप के अंदर जो चीज़ें वो उनके माँ बाप से आई हैं, ठीक है, फिर जो हमारे दादा दादी के अंदर जो गुण है वो उनके माँ बाप से आई हैं। तो ये चीज़ें चलती रहती हैं, एक साइकिल चैन की तरह चलती रहती हैं, ठीक है। तो जो पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही हैं चीज़ें, उसी को आनुवंशिकता कहते हैं। जैसे कि, ठीक है, आँख नाक कान ये सारी मतलब जो आपकी शरीर की बनावट है, ठीक, आपके इमोशंस हैं, आपके नेचर हैं, ठीक है, आपकी लंबाई है, आपके चिंतन जो सोचने समझने की शक्ति है, ठीक है, आपकी जो बुद्धि है, ये सब आपके माँ बाप से मिल रही है, ठीक है, या उनके माँ बाप से मिल रही है। तो इसी को आनुवंशिकता कहते हैं। चलिए अब इसको पढ़ लेते हैं, इसमें क्या है। ठीक है, आनुवंशिकता वह होता है जिसमें हमें अपने माता पिता से या पीढ़ी दर पीढ़ी गुण हस्तांतरित होता रहता है, उसे आनुवंशिकता कहते हैं। जैसा अभी मैंने बताया, जैसे कि आँख नाक रंग चिंतन लंबाई बुद्धि आदि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफर होते रहते हैं, उसी को आनुवंशिकता कहते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें मैंने आपको 3-4 बार समझा दी है, तो आशा है आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। चलिए आप जानते हैं आनुवंशिकी क्या होती है। ठीक है, तो इसको मैं पहले बता देता हूँ, फिर यहाँ पे जो लिखा है उसको पढ़ते हैं। आनुवंशिकी वह होता है जो कि अध्ययन करता है किसके बारे में, आनुवंशिकता के बारे में, कि उसका प्रोसेस कैसे है, कैसे यह एक दूसरे की पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में शिफ्ट हो रहा है। जो ये सारा प्रोसेस है उसका जो अध्ययन करता है उसको क्या कहते हैं, आनुवंशिकी कहते हैं। ठीक है, चलिए अब इसको पढ़ लेते हैं। इसमें लिखा हुआ है, उस आनुवंशिकी उसे कहते हैं जो आनुवंशिकता के पूरे प्रक्रिया का जो अध्ययन किया जाता है कि कैसे पीढ़ी दर पीढ़ी हमें अपने पूर्वजों से उनके गुण मिलते जा रहे हैं, उसी अध्ययन को आनुवंशिकी कहते हैं। ठीक है, तो उम्मीद है आपको चीज़ें ये समझ में आई होंगी। चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है अपना, उसको देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है आनुवंशिकी जेनेटिक्स जीव विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत आनुवंशिकता हेरिडिटी तथा जीवों की विभिन्नताओं वेरिएशन का अध्ययन किया जाता है, जैसे कि मैंने अभी बताया आपको। ठीक है, उसी को आनुवंशिकी कहते हैं। चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है अपना, तो नेक्स्ट पॉइंट अपना आ गया इन्वायरमेंट, मतलब कि वातावरण। ठीक है, तो वातावरण से तो आपको चीज़ें समझ में आई गई होंगी, लेकिन फिर भी हम आपको बता देते हैं। ठीक है, तो वातावरण से मतलब है, इससे अभिप्राय है हमारे चारों तरफ का माहौल, जैसे घर स्कूल परिवार पड़ोसी भोजन आदि। ठीक है, मतलब हमारे चारों तरफ का जो माहौल है उसी को हम लोग वातावरण कहते हैं, जैसे कि घर स्कूल परिवार पड़ोसी भोजन आदि। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट पे लिखा हुआ मानव विकास में दोनों ही चीज़ों का योगदान होता है, जितना वातावरण का महत्व है उतना आनुवंशिकता का भी महत्व है। ठीक है, किसी एक चीज़ पे ये डिपेंड नहीं है कि किसी का ज़्यादा रोल होगा या किसी का कम रोल होगा या किसी का इक्वल होगा, ऐसा अभी डिफाइन नहीं किया गया है, लेकिन रोल दोनों का होता है। ठीक है, एक दूसरे के बिना चीज़ें अधूरे हैं। ठीक है, या कह सकते हैं एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। चलिए आप जानते हैं डेवलपमेंट और हेरिडिटी और इन्वायरमेंट। ठीक है, विकास कैसे जो होता है बच्चों के अंदर हेरिडिटी और इन्वायरमेंट से रिलेटेड कैसे होता है। ठीक है, चलिए आप देखते हैं इसमें आगे क्या लिखा गया है, उसको पढ़ते हैं और समझते हैं। यहाँ पे दिया गया है, बच्चे के विकास के लिए जितना आनुवंशिकता की ज़रूरत होती है उतना ही इन्वायरमेंट की ज़रूरत होती है। जैसा अभी मैंने आपको बताया है, किसी को ज़्यादा कम नहीं कहा जा सकता है कि आनुवंशिकता की ज़्यादा ज़रूरत है या वातावरण की ज़्यादा ज़रूरत है। ठीक है, दोनों के अंतःक्रिया की ज़रूरत होती है। इन्वायरमेंट की ज़रूरत होती है, वातावरण की ज़रूरत होती है। किसी एक पक्ष से बच्चे का विकास नहीं हो सकता है। जैसे कि उसको अगर सही से विकास करना हो तो दोनों चीज़ें जरूरी हैं, वातावरण भी और आनुवंशिकता भी। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया है। चलिए एक और टॉपिक है उसको समझते हैं, और यहाँ से भी सीटेट 1-2 बार क्वेश्चन पूछ लेता है। तो जो अपना नेक्स्ट टॉपिक है वो है सेक्स डिटर्मिनेशन। ठीक है, लिंग निर्धारण। ठीक है, लिंग निर्धारण कैसे होता है इसको समझते हैं। हमारे शरीर में 2 तरह के सेक्स क्रोमोजोन्स पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, तो 2 तरीके के सेक्स क्रोमोजोन्स पाए जाते हैं। एक एक्स पाया जाता है, दूसरा क्या पाया जाता है, वाई पाया जाता है।
ठीक है। टोटल क्रोमोजोन्स की जो संख्या होती है वो 46 होती है, 23 के जोड़े में होता है। ठीक है, बेसिक बेसिक बातें समझते हैं। यहाँ से एक दो क्वेश्चन कभी कभी पूछ देता है ऑप्शन में दे के चीज़ें। ठीक है, अब समझते हैं कि प्रोसेस क्या है। चलिए यहाँ पे एक डायग्राम से समझते हैं कि एक्स वाई और एक्स एक्स क्रोमोजोन्स का क्या रोल है। ठीक है, उसको समझते हैं। यहाँ पे एक मेल कैंडिडेट है, एक फीमेल कैंडिडेट है। मेल के पास एक्स वाई दोनों क्रोमोजोन्स होते हैं और फीमेल के पास सिर्फ एक्स एक्स क्रोमोजोन्स पाए जाते हैं। अब अगर लड़का पैदा होता है तो कैसे होता है? ठीक है, तो मेल का जो वाई क्रोमोजोन्स है पाया जाता है, ठीक है, और फीमेल का एक्स चला जाता है। तो यहाँ पे मेल बच्चा पैदा होता है, मतलब कि लड़का पैदा होता है। और फिर जो दूसरा एक्स क्रोमोजोन्स फीमेल के पास है वो इधर चला गया, और जो मेल का एक्स क्रोमोजोन्स है वो यहाँ पे गया, तो यहाँ पे लड़की पैदा हो गई। ठीक है, तो ये रहा एक्स और वाई क्रोमोजोन्स का रोल, कि लड़का कैसे होता है और लड़की कैसे होती है। ठीक है, यहाँ से एक या दो क्वेश्चन कभी कभी पूछ देता है ऑप्शन में देके। ठीक है, इस वजह से बताना पड़ा इसको। चलिए अब कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या पूछा है, थोड़ा सा और जूम कर लेते हैं, उसको समझते हैं। आज की टॉपिक से सारे क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है, आनुवांशिकता को सामाजिक संरचना माना जाता है। तो क्या माना जाता है? पहला हो गया गत्यात्मकता, दूसरा हो गया स्थिर, तीसरा हो गया प्राथमिक, चौथा हो गया गौड़। तो मैंने अभी आपको क्या बताया था कि हमेशा स्थिर रहेगा। ठीक है, तो बी ऑप्शन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना क्वेश्चन नंबर 2 है। ठीक है, इसको समझते हैं ये क्या पूछा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है, मानव विकास का अध्ययन करने के लिए आनुवांशिक विधि का उपयोग किया जा सकता है। ठीक है, तो क्षैतिक रूप से, लंबवत रूप से, या दोनों। ऑप्शन में दोनों दे रखा है और डी में दिया है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा, इसका सी हो जाएगा, दोनों होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। थर्ड क्या कह रहा है उसको समझते हैं। थर्ड दिया है, व्यक्तियों में एक दूसरे से भिन्नता क्यों पाई जाती है या क्यों होती है। तो पहला ऑप्शन दिया वातावरण के प्रभाव के कारण, जन्मजात विशेषताओं के कारण। तीसरा ऑप्शन दिया वंशानुक्रमण और वातावरण के बीच अन्य यौन क्रियाओं के कारण। ठीक है, चौथा ऑप्शन दे पढ़ लेते हैं। चौथा ऑप्शन दिया प्रत्येक व्यक्ति को उसके माता पिता से जीन का भिन्न समुच्चय प्राप्त होने के कारण। तो सबसे जो सही आंसर है, दोनों का मिलता जुलता वातावरण और वंशानुक्रम, मतलब अनुवांशिकी। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, कभी भी एक चीज को लेके नहीं चलेंगे, या सिंगल दे दिया वातावरण या अनुवांशिकी, तो दोनों नहीं, दोनों के अंतःक्रिया से होते हैं। चलिए चौथे पे चलते हैं। चौथा क्या है उसको समझते हैं। चौथा है, वंशानुगत गुणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। तो आनुवांशिकता कहते हैं, वातावरण कहते हैं, सामाजिकता कहते हैं, या सहोपकारिता कहते हैं। तो इसका सही हो जाएगा आनुवांशिकता कहते हैं। आनुवांशिकता में ही तो एक दूसरे, मतलब एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में शिफ्ट होती हैं चीज़ें। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 5 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि आनुवांशिकता एवं वातावरण दोनों हैं, एक दूसरे से अलग हैं, एक दूसरे के पूरक हैं, कहीं नहीं जा सकता, कहाँ नहीं जा सकता, विवाद का विषय है। तो एक दूसरे के पूरक हैं, जैसे मैंने कहा कि एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना क्वेश्चन नंबर 6 है, इसको समझते हैं ये क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है, बालकों की बुद्धिमत्ता निर्भर करती है, किस पे करती है? पहला ऑप्शन है ज्ञानवर्धन के लिए पारिवारिक भ्रमण पर। ठीक है, दूसरा है पारिवारिक परिवेश पर। तीसरा है किस प्रकार वे अपने पर्यावरण का प्रयोग करते हैं। चौथा है प्रारंभिक जीवन में घर की गई पढ़ाई से है। तो इसका जो सबसे सही आंसर हो जाएगा वो है पारिवारिक परिवेश पर, क्योंकि बच्चा मैक्सिमम टाइम जो होता है अपने पारिवारिक परिवेश में रहता है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर जो अपना 7 है उसको समझते हैं वो क्या कह रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित में से कौन सा वंशानुगत प्रभाव बालकों पर पड़ता है। पहला ऑप्शन है शारीरिक लक्षणों पर प्रभाव, चरित्र प्रभाव, दूसरा बुद्धि पर प्रभाव, या चौथा है उपयुक्त सभी। ठीक है, उपयुक्त सभी। तो ये सारा प्रभाव डालता है, इसलिए अपना चौथा नंबर सही हो जाएगा। चलिए
अब क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? निम्नलिखित बीमारियों में से कौन सी एक आनुवांशिक बीमारी है? ठीक है, खसरा आनुवांशिक है? नहीं। रंगों को पहचानने की अधमता? ठीक है। सी पर पढ़ते हैं पीलिया, पीलिया भी नहीं है। डी डायरिया भी नहीं। तो अपना कौन सा हो जाएगा? रंगों को पहचानने की। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, ये आनुवांशिक बीमारी की तरह है। चलिए अपना क्वेश्चन नंबर 9 पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है उसको समझते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला पॉइंट दिया है, बालकों के आनुवांशिक गुण उनकी वृद्धि एवं विकास दोनों को प्रभावित करती है या करते हैं। तो ये सही बात है, करते हैं, दोनों को प्रभावित करते हैं। अब दूसरा देख लेते हैं क्या कहता है। दूसरा कहता है आनुवांशिक गुणों के निर्धारण गुणसूत्र की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ये भी बात सही है। ठीक है, अब अपना ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन क्या है? तो अपना ऑप्शन पहला है केवल पहला, ऑप्शन बी है केवल दूसरा, ऑप्शन सी है पहला और दूसरा दोनों, और डी में है ना तो पहला ना तो दूसरा। तो अपना ऑप्शन सही हो जाएगा सी, पहला और दूसरा दोनों ही सही है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है उसको देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, मानसिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक हैं मानसिक रूप से। ठीक है, तो पहला दिया है वंशानुक्रम, दूसरा दिया है परिवार का वातावरण, तीसरा है परिवार की सामाजिक स्थिति, चौथा है उपयुक्त सभी। तो इसमें जो सारे कारक हैं सारे ही होंगे, तो अपना चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 11 पे चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 गुणसूत्र से पूछ लिया है। ठीक है, जो मैंने अभी आपको एक्स वाई बताया है। गुणसूत्र होता है केवल एक्स केवल वाई। सी दिया है एक्स और वाई दोनों, तो सी ही सही हो जाएगा, एक्स और वाई दोनों। ठीक है, केवल एक्स नहीं पाया जाता है या केवल वाई नहीं पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना 12 है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 को पढ़ते हैं। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा असत्य है? ठीक है, क्वेश्चन पढ़ते हुए ध्यान दीजिएगा, सत्य पूछा है या असत्य पूछा है। तो यहाँ पे असत्य पूछा है। ऑप्शन नंबर ए दिया है, बीज कोष की निरंतरता का सिद्धांत का प्रतिपादन विजमैन ने किया है। ठीक है, बी ऑप्शन दिया है, माता पिता की शारीरिक एवं मानसिक विशेषताओं का संतानों में हस्तांतरण होना आनुवंशिकता का विशेष लक्षण है। सही बात है। ठीक है, पहला भी सही है, दूसरा भी सही है। ठीक है, तीसरा कह रहा पुरुष में एक्स एक्स गुणसूत्र पाए जाते हैं। तो पुरुष में एक्स एक्स नहीं पाए जाते हैं, पुरुष में एक्स और वाई पाए जाते हैं, फीमेल में एक्स एक्स पाया जाता है। ठीक है, चलिए सी ही सही हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे असत्य पूछा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं है, तो आज की वीडियो में बस इतना ही। ठीक है, तो उम्मीद है आपको मेरे द्वारा पढ़ाई गई चीज़ें समझ में आ रही होंगी। जैसे कि आज मैंने कवर किया है इन्वायरमेंटल और हेरिडिटी। ठीक है, आनुवंशिकता और आनुवंशिकी के बारे में जाने हैं और इन्वायरमेंट के बारे में जाने हैं, तथा सेक्स डिटर्मिनेशन के बारे में जानने हैं। ठीक है, तो जहाँ से सीटेट का क्वेश्चन पूछा जाता है डायरेक्ट उसी पॉइंट को हम लोग पढ़े हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।